वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत साजी का फेज़ हमें इलेक्शंस के बाद नज़र आ रहा है। नेशनल असम्बली और जो वफाक में हुकूमत बननी है उसका तो जिक्र करते हैं, मगर उससे पहले जो सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज पंजाब ने जो है अपने वज़ीर आला का भी वोट करवा लिया। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हुआ था और तारीख़ बनी है। आज पहली मर्तबा पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एक खातून वज़ीर आला जो है वो बनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला बनी है पंजाब की। ये तकरीबन इस शरीफ ख़ानदान से चौथी मर्तबा कोई जो है वो इस पोस्ट पर बैठा है। दूसरी तरफ सिंध में भी हुकूमत साजी का अमल जारी है। वहाँ मुराद अली शाह साहब जो हैं वो तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बन रहे हैं। उनके मुकाबले में ऑब्वियसली MQM की तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी होनी है हुकूमत साजी, उस हवाले से वहाँ भी नंबर्स को देखें तो कोई इबाम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हो, और जो कैंडिडेट हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब का ऐलान कर दिया है, बट वहाँ अभी असम्बली जो है वो कॉल नहीं की गई। बलोचिस्तान में अभी वाज़े सूरत हाल नहीं है। वहाँ कहा जा रहा है कि अब जो भी वज़ीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक मखलूत हुकूमत होगी, मगर वाज़े नाम अभी तक सामने कोई नहीं आया और कोई हतमी फ़ैसला भी नहीं हुआ। पंजाब में आज मरियम नवाज़ साहिबा ने ना सिर्फ ओथ लिया बल्कि उन्होंने असम्बली में जो वोट हुआ उसके बाद उन्होंने तकरीर भी की। तकरीर में उन्होंने अपोजिशन की तरफ भी हाथ बढ़ाया और कहा कि वो सबकी अब वज़ीर आला हैं, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नहीं। और फिर उन्होंने अपनी तकरीर में तफसील से बात की जो उनकी हुकूमत की उनकी एज चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटीज़ होंगी। रमज़ान पैकेज भी था, इन्फ्लेशन का भी जिक्र था, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सड़कों का उन्होंने जिक्र किया वो बेहतर की जाएंगी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तकरीबन सब चीज़ों का ही उन्होंने जिक्र कर दिया। बिजली की कीमतों का भी उन्होंने बात की और कहा कि वहाँ भी रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। 16 पैनल्स का जिक्र किया। उसके बाद सिंध में भी मुराद अली शाह साहब का भी जब वोट हुआ उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी बात की जो उनकी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ होंगी और साथ में कहा कि अगली दफ़े अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएगी। नेशनल असम्बली में सूरत हाल जो है वो अभी ज़रा मुश्किल लग रही है क्योंकि सदर मुमलिकत जो है उन्होंने अभी तक इजलास नहीं बुलाया। उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी है और कहा जा रहा है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं उनको मुकम्मल किया जाए। पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो इजलास बुलाया जाएगा, मगर निगरान वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है कि 21 दिन में इजलास बुलाना ज़रूरी है। अब ज़राए से इत्तला ये आ रही है कि जो साबिक़ स्पीकर थे कौमी असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ साहब वो फ़ैसला कर देंगे और वो बुला लेंगे कौमी असम्बली का इजलास और फिर वहाँ भी हुकूमत साजी का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन। इनका पर्सन है, तज्ज़ियाकार है, बहुत गहरी नज़र रखती हैं इन सब इशूज़ पे। और हमें ज्वाइन किया आबिद ज़ुबैरी साहब ने, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और हमारे साथ मौजूद हैं अजमल जामी साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मारिया साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। पहली खातून वज़ीर आला पंजाब में ओथ लिया, तकरीर की, आप किस तरह देख रही हैं जी? आपने तकरीर अगर सुनी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? अच्छा, तकरीर उनकी बहुत मुनासिब थी। जो तकरीर के पहले प्रोज एंड कॉन्स दोनों को अगर हम अलग-अलग देख लें तो अच्छी बातें ये थी कि उसके अंदर उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, डिवाइसिव बात नहीं की, एजेंडा ड्रिवन बात की, आगे वो किस तरह से सूबे को लेके जाना चाहती हैं इसकी बात की। देखिए, बतौर खातून मुझे तो हमेशा खुशी होती है जब खवातीन चाहे वो एक प्रिविलेज खानदान से भी हो
फिर भी अगर वो इस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आती हैं या अहम ओहदा संभालती हैं, क्योंकि खवातीन चाहे प्रिविलेज भी हों हमें लगता है, लेकिन अपने पूरे खानदान के डायनामिक्स में, सोसाइटी के डायनामिक्स में उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं होता है। मरियम नवाज साहिबा ने पहले ये विरासत की जंग अपने खानदान के अंदर जीती है, उसके बाद उनको ये नशिस्त मिली है। एक तो बात ये हो गई, लेकिन जो दूसरी बात है, जो इसका तारीख पहलू है, वो ये है कि अच्छा होता कि अगर इस मुल्क की पहली जो वजीर आला है जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनकी हुकूमत की बुनियाद इतनी टेंटेड ना होती। अच्छा होता कि उनकी जो अपनी नशिस्त के हवाले से जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट्स लगाते हैं इल्जामात, उन फॉर्म 45 के मामलात को तय कर लिया जाता। अच्छा होता अगर मरीम नवाज साहिबा खुद इस बात के लिए ये जोर डालती कि मियां असलम इकबाल साहब को ऐवान के अंदर आने देना चाहिए है। फेयर एंड स्क्वायर वो इलेक्शन जीतकर यहाँ तक जब पहुंचे हैं, तो आगे ऐवान तब मुकम्मल होगा जब अपोजिशन लीडर के जो नामजद लोग हैं उनको हो। अच्छा होता अगर मरीम नवाज साहिबा ये भी कहती कि जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं उनको वो दी जानी चाहिए ताकि ऐवान मुकम्मल हो, और मैं एक मुकम्मल ऐवान के वोटिंग के नतीजे में वजीर आला बनना चाहूंगी। अच्छा ये भी होता कि वो जो पॉलिटिकल एक खौफ का दबाव रखा गया था आज ऐवान के इर्द गिर्द, वो ना होता, तो मरियम साहिबा की जो पॉलिटिकल लेगेसी का आगाज है या पॉलिटिकल सफर का आगाज है वो इतना कंट्रोवर्शियल ना होता। इस वक्त अगर हम बात करें, एक मुल्क में पहली खातून वजीर आला पहुंच तो गई है, लेकिन उनकी जो पूरा सफर है ये बहुत ज्यादा टेंटेड है। उनका जो पॉलिटिकल सफर में जो क्राइसिस शुरू से ही क्रिएट किया जा रहा है, सेल्फ क्रिएटेड है, कोई और उनको चलने नहीं देना चाह रहा, ये सारे मामलात हैं। मैं तो उस पूरे मामले को ऐसे देखती हूँ कि अगर वो एक आगे शुरुआत करना चाहती है अपने पॉलिटिकल करियर की, तो उनको चाहिए है कि वो ये तमाम बातें इंश्योर करें कि पंजाब के अंदर फिर एक हेल्दी पॉलिटिकल माहौल हो। जी जामी साहब, आपने मारिया साहिबा की गुफ्तगू सुनी, आपके ख्याल में शुरुआत बेहतर हो सकती थी, कुछ तनाज़े कम हो सकते थे, मरियम नवाज साहिबा उनको एड्रेस कर सकती थी? बहुत शुक्रिया आरफा जी। मेरे और मारिया के ख्यालात अक्सर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ उन ख्यालात को। सियासी ख्यालात की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना, अच्छा होता ये होता, ये होता तो वो होता। अच्छा होता कि पंजाब की 200 बरस बाद जो पहली खातून वजीर आला बन रही हैं वो शरीफ खानदान से ना होती। बहुत अच्छा होता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई अदना सी वर्कर होती तो ज्यादा अच्छा होता। फिर ये जो मसाइल जिनका मारिया जिक्र कर रही हैं, शायद उनकी अहमियत थोड़ी कम होती, क्योंकि जो ऑप्टिक्स से उनकी वैल्यू बढ़ जाती। मेरे ख्याल में इनके लिए जो सबसे बड़े दो अहम चैलेंजेस हैं सूबे में, सबके बावजूद जिनका मारिया ने निशानदेही की, वो असल में इस सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी आबादी यूथ की है। उसको कैसे ये एंटरटेन करेंगी, उसको कैसे उसके साथ टच करेंगे, अपने आप को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को। जो प्लान्स वो अपनी स्पीचेस में दे रही हैं, चाहे वो यहाँ पे IT सिटीज बनाना हो, चाहे वो हेल्पलाइन क्रिएट करनी हो, वाईफाई या दीगर डिजिटल जो मीन्स हैं उनके लिए मैयर्स लेना हो, वो प्रैक्टिकल जरूर हैं, लेकिन रियल इशू इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यूथ देख के फिर आपकी रियल जो स्टेटमेंट है उसको बाय करती है। ये हमारी यूथ का चाहते ना चाहते, अच्छा या बुरा, एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। ऑप्टिक्स में जब मुझे सुबह ये देखने को मिलेगा कि उज़्मा कारदार उठी हैं, चाहे वो नाश्ता कर रही थी हलवा पूरी का, चाहे उनके हाथ पे घी लगा हुआ था, तो वे जो उन्होंने जो उनका हाथ पीछे झटका, ये वो ऑप्टिक्स हैं जिनके ऊपर बात लोग करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी चाहते ना चाहते ऑप्टिक्स पे ज्यादा गौर करती है। अच्छा होता कि वो उन्हें जरा तमीज से, तरीके से, सलीके से, प्यार से, मोहब्बत से कहते हैं कि आप खाना खा लें, फिर उसके बाद मुझे गले मिल लीजिएगा। क्योंकि एन उसी फुटेज और वाक़े के बाद वही मरियम नवाज जो है वो अपने चचा हुजूर से बगलगीर भी हुई थी, उनसे प्यार ले रही थी, शफकत ले रही थी, तो तब उनका जाविया निगाह कुछ और था। आज उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब पे भी बैसत सहाफ़ी हमें जाने का मौका मिला। मैं वाज़े कर दूं, हम बुज़दार साहब और प्रोफेसर साहब की हलफ बर्दारी भी देख चुके हैं, सहाफ़ी का काम है। तो वहां पे जो नून लीगी रहनुमा मौजूद थे, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जीते हुए हारे हुए, इनके खानदान के लोग भी वहां मौजूद थे, उनकी भी जो बदन बोलियां थी, बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुछ ज्यादा खुश या मुतमिन नहीं थी, वो फातिह की बॉडी लैंग्वेजेस नहीं थी। और मसाइल वही हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। वो बुझे बुझे से थे और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम आगे कांटों की सेज पर हैं, and it will be very difficult for us to govern even in Punjab and then in Wafaq। ये वो चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र खुद लीगी रहनुमा आज हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर कर रहे थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो मरियम को लगता है वो ये है कि पंजाब की यूथ से कैसे वो जुड़ती हैं, उनके लिए क्या पेश करती हैं, क्या सर्विसेज देती हैं और कैसे उनको अपने साथ जोड़ती हैं। अगर ये ना कर सकें तो आई डोंट थिंक सो कि ही विल बी एबल टू रन फॉर लॉन्ग।
जुबैरी साहब, सर पंजाब के हवाले से तो बात की, बट ऑब्वियसली सर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मसले हैं ये रिजर्व्ड सीट्स को लेके, जिनका मारिया साहिबा ने भी जिक्र किया, वो नेशनल लेवल पे भी है, ईसीपी भी उस हवाले से सुना है इजलास बुला रहे हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। आपके ख्याल में कितना आसान या मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ये रिजर्व्ड सीट्स हैं ये हासिल करना? उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ज्वाइन कर ली है, मगर फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी एक बात कर दूं, सबने कहा ये होता वो होता ये होता। मैं कहता काश हुकूमतें जो बनती वो इलेक्शन जीत के आई भी होती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसकी ये बॉडी लैंग्वेज ये वो सब चीज़ें नहीं है, जो फेयर इलेक्शन इस मुल्क में हुआ नहीं है। फेयर इलेक्शन अगर होता, जो उससे जीत के आता उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए थी। ये मैंने भी इनकी मारिया और उनकी बात में, ये जामी साहब की बात में ऐड कर दिया कि जो हुकूमतें बनने जा रही हैं वो बता दें दिल पे हाथ रख के कि उन्होंने ये सीटें जो जीती हैं, ख़ासतौर पर कराची में, तो मैं ख़ुद भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो कराची में हुआ है। देखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आर्टिकल 51 कहता है आपकी नेशनल असम्बली के कॉम्पोजिशन, नेशनल असम्बली कॉम्पोजिशन है 300 आपकी 26 सीटें होती हैं औरतों और सबको मिला के रिजर्व सीट्स के साथ, और आपकी सीटें होती जनरल सीट्स, और 10 सीटें आपको इलेक्ट करनी होती हैं वो माइनॉरिटी की। और इसका आप 51 आर्टिकल 51 सब को 6 देख लें, उसके अंदर लिखा होता है तो इलेक्शन फॉर द पर्पस इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली। सो इलेक्शन मुकम्मल ही नहीं होता सिर्फ जनरल सीट्स के इलेक्शन आपका मुकम्मल होता है जब रिजर्व सीट्स जो है आपकी आइन में 70 के करीब, वो भी पार्टी स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पार्टी की। अब ये आर्टिकल कहता है कि 3 दिन में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करनी होती है इंडिपेंडेंस को। पहली बात है आपने इनको इंडिपेंडेंट कर दिया, पहले वो इंडिपेंडेंट थे या पीटीआई वाले थे, आपने उनसे बल्ले का साइन ले लिया, सिंबल ले लिया, चले जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब उसके हिसाब से जो प्रोपोर्शन में उनकी सीटें बनती हैं वो आर्टिकल 51 से तो कहनी होती हैं। दो यहाँ बातें की जा रही हैं कि जी इलेक्शन से पहले उनको अपनी लिस्टें देनी थी क्या, लेकिन आइन के अंदर इस तरह की बात नहीं लिखी, कानून में लिखी है। लेकिन क्या जब वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी पार्टी को और उन्होंने अगर नहीं दिए तो क्या आप उनको डिप्राइव कर देंगे? तो दूसरी पार्टियों को तो नहीं मिल सकती ना, मतलब जो इनका शेयर है वो तो इनको देना ही पड़ेगा। ये थोड़ी हो सकता है कि इनका शेयर आप दूसरी जमातों में दे दें। तो मेरे हिसाब से अभी मगर माफ करिएगा सर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या ये मुमकिन है कि वो किसी को भी एलोकेट ना हो? ये भी तो एक इशू है ना कि सर कि इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस एज अ पार्टी, तो फिर आप वो सीट्स जो हैं वो भरे ही ना। नहीं, लेकिन फिर आपकी जो असेंबली है वो मुकम्मल नहीं होती, आपको मुकम्मल करनी है। हाँ, किसी का इंतकाल हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो बाई इलेक्शन होगा उस पर, लेकिन यहाँ तो आपको आइन कहता है कि आपको 336 सीटें जो हैं, जो आइन में लिखा है, और उसके अलावा फाटा की जो अब उसमें जम हो गया है, वो सीटें मिला के 342 होती हैं, वो सीटें आपको मुकम्मल करनी है। हाँ, किसी कैंडिडेट का इंतकाल हो गया तो उस पर इलेक्शन बाद में होगा, वो आपने खुद देख लिया उस ज़माने में। तो आपकी मेरे हिसाब से तो अभी पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है। जब तक पार्लियामेंट आपकी मतलब नेशनल असेंबली मुकम्मल नहीं होती तो आपका ये कहना कि नेशनल असेंबली, क्योंकि इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली आर्टिकल 51 बात कर रहा है, तो इलेक्शन में सिर्फ जनरल सीट्स का नहीं होता, ये रिजर्व सीट्स का भी इलेक्शन होता है जैसे क्लॉज 6 में दिया हुआ है आर्टिकल 51 में। तो ये सबसे पहली बात है। फिर दूसरी बात जो आपकी बातें हो रही थी कि जी वो कौन किसको असेंबली को बुलाना है, होना है, मेरे हिसाब से we'll come to that सर। अगर आप मुझे इजाजत दें, जो प्रेसिडेंट साहब की बात है मैं उससे आपसे अलग से पूछना चाह रही थी, अगर आप इजाजत दें तो we can come back to that। मारिया साहिबा, ऑब्वियसली एक तरफ पंजाब में बहुत मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट भी थी, मरियम नवाज साहिबा ओथ ले रही थी, खातून भी थी। सिंध में ऑन दी अदर हैंड तीसरी मर्तबा मुराद अली शाह वजीर आला बन रहे थे, शायद इसीलिए कोई ख़ास उनकी तकरीर पे भी तवज्जो नहीं दी गई, बट ऑब्वियसली मखलूत हुकूमत भी इन अ वे वो बनाएंगे PMLN के साथ बलोचिस्तान में भी। फिर अभी भी कयासराई चल रही है कि वापस वो कैबिनेट में भी आ जाएंगे जब सेंटर में हुकूमत बनेगी। डू यू थिंक कि सिंध हुकूमत में हमें कोई तब्दीली सच नज़र आएगी, या जैसे वो कहते हैं ना कि यहाँ एक ट्रेडिशनल हुकूमत चली आ रही है, रिवायत है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, देयर आर नो क्वेश्चंस अबाउट सिंध? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी जैसे कहते हैं ना बदमाशी का जो आपने एक तय करना होता है कि कौन बड़ा बदमाश है, उसका फैसला होता है पंजाब के अंदर।
बलोचिस्तान फ्रिंजेस पे है, वहां पे वो सारी जो भी डील शील करके अपने तरीके से वहां पे हर दफा हुकूमत का एक पहले ही सेटिंग हो जाती है। सो बलोचिस्तान अनफॉर्चुनेटली मैटर नहीं करता। हालांकि मेरा ख्याल है इस इलेक्शन के बाद बलोचिस्तान के बारे में हम सबको तशवीश होनी चाहिए, खासतौर पर जब नेशनलिस्ट जमातें बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई हों। खैबर पख्तूनख्वा मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसका वो स्टेटस बन गया है जो सिंध के लिए पीपल्स पार्टी का बन गया है। वहां पे वो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंजॉय करेंगे। वहां पे कोई चैलेंजर अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिंध का भी कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि वहां पर एक ये तय हो गया है कि वहां पे उनके कोई पॉलिटिकल चैलेंजर होगा नहीं। ना पीएमएलएन ने वहां पर कभी कोशिश की सीरियस, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से हमने देखा वहां का सिंध का चैप्टर चलता था, कराची की क्यादत होती थी, इट वाज अ जोक जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध और कराची को इन पूरे मामलात में डील किया। जबकि खासतौर पर पिछले इलेक्शन में उनको वहां से मैंडेट भी जो जिसको लोग क्वेश्चन भी करते हैं मिला। सो सिंध के अंदर कोई उतना बड़ा चैलेंजर है नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध के अंदर कोई ऑल्टरनेट क़यादत की गुंजाइश नहीं है। वहां पर अगर आप देखिए तो फिर भी इंटीरियर सिंध के अंदर भी जब मेरी बात हुई कुछ अहम पीपल्स पार्टी के अपने कैंडिडेट्स, तो उन्होंने कहा कि जो आप आजाद उम्मीदवार थे उनके भी बड़े बड़े वोट निकल आए अचानक, हालांकि जबकि वो इलेक्शन कैंपेन से कुछ दिन पहले वो इनविजिबल भी थे। जाहिर सी बात है हालात मुश्किल थे, तो वहां गुंजाइश है, लेकिन वहां कोई कोशिश नहीं करता है। और पीपल्स पार्टी की जो तसलसल की हुकूमत है उनके पास तो बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि वो सिंध के अंदर क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे, सिंध के इंडिकेटर्स बेहतर क्यों नहीं हो रहे, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, ओवरऑल जो पॉवर्टी एविलिएशन के हवाले से, जो वहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम के हवाले से, वो अपना टैक्स नेट क्यों इंक्रीज नहीं कर पा रहे, इस हवाले से उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है पीपल्स पार्टी का सिंध के लिए। तो सिंध चूंकि फैक्टर ही नहीं करता, सारा फड्डा पंजाब का है। अभी कभी आप कराची के लोगों से बात करें, वो कहते हैं जी कि पंजाब के लोग आपस में लड़ के फैसला करके हमें बता दें मुल्क किसने चलाना है, कौन चलाना है, आप जो है ना चल पड़ेंगे। सो वहां पर सोच ये है। सो सारा जब फोकस पंजाब का होगा और जैसे जैसे पंजाब सेटल होगा उसका डायरेक्ट फर्क भी सिंध की सियासत पे पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा लेवरेज इसलिए भी होता है कि पंजाब के अंदर हर दफा एक नया चैलेंजर आता है और पंजाब की सियासत बड़ी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। बिल्कुल ठीक जी नाज़रीन, यही इशू हम जामी साहब के पास लेके जाएंगे, बट बिफोर टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से, अजमल जामी साहब से और आबिद जुबैरी साहब से, पर उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, ख़ासतौर पे जो हुकूमत साजी का अमल अब हमें सूबों में और वफाक में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जामी साहब, अभी आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो यूथ को मरियम नवाज साहिबा अट्रैक्ट कर पाएंगी कि नहीं, फिर आपने कहा कि जब आप ओथ टेकिंग पे गए तो वहाँ आपको पीएमएलएन के रहनुमा भी कुछ परेशान नजर आए। सर, क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का की परेशानी यही है कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना है, और वहाँ वो मरियम नवाज साहिबा जो आपने कहा कि वो परेशानी उनकी ये है कि मरियम नवाज साहिबा ये नहीं कर पाएंगी या पार्टी ये नहीं कर पाएगी? मरियम नवाज साहिबा इज चीफ मिनिस्टर, इज शी बीइंग सीन सेपरेटली फ्रॉम द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? नहीं, नॉट एग्जैक्टली मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, शायद इस वक्त की कमी थी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि पहले यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हुआ करती थी, हमजा शहबाज भी यहाँ हुआ करते थे, तो अगर शहबाज साहब की तवज्जो गवर्नेंस पे थी तो हमजा साहब की तवज्जो यहाँ पे जो पार्टी रिलेटेड अफेयर्स हैं या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, टिकट्स एलोकेशन, उस पर हुआ करती थी। बाप बेटा मिलके गवर्नेंस को और सियासत को देखा करते थे, और वो खास हद तक उनका एक मॉडल रहा भी, उनकी हद तक वो कामयाब भी रहा। बट नाउ मरियम के लिए इसलिए भी चैलेंजिंग ज्यादा होगा कि नॉट ओनली द गवर्नेंस बट ऑल्सो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको भी उनको एंटरटेन करना होगा। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, जब उनकी वालदा मरहूम जो है कुलसूम नवाज, उनके हल्के से जो उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था, तो वो पहली उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री थी विदाउट दैट वेरी सपोर्ट जो शहबाज साहब की हमजा की हुआ करती थी। गो कि वो ऑब्वियसली डिनाई तो नहीं करेंगे कि उनकी सपोर्ट नहीं थी, बट शी हैड टू डू इट अलोन एट हर ओन, वो वाली कैंपेन जो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वो जितनी भी इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं उसमें मरियम को आगे एक इस्तारे के तौर पर अपनी पार्टी के फ्यूचर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने। और अब लेकिन उन्हें ना वो जो शहबाज साहब की ग्रिप और उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उस हद तक दस्तयाब नहीं होगी। शी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक तो ये बड़ा मसला है।
यूथ की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि यूथ ने अपने जो अपनी पसंद नापसंद है या अपने जो सियासी उसकी अफकार है उनका इजहार वोट से भी कर दिया, सोशल मीडिया वाइब से भी कर दिया, अपने नंबर से भी कर दिया। तो मेरी तो कोई तज्जिया सियासी जो है वो यूथ के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा यूथ की आबादी वाला मुल्क तो पाकिस्तान है, बार बार हम कह के थक गए हैं। तो मरियम जो है वो जितने भी मेयर्स अनाउंस कर लें, जितनी भी ऐलानात कर लें, चाहे वो IT सिटीज की हों, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हूँ या वाईफाई के रिलेटेड हूँ या रोजगार के रिलेटेड हूँ, रमजान पैकेजेस का ऐलान करें, 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की तकरीर कर लें, मुझे तो वो कनेक्टिविटी जब नजर आएगी कि मरियम जो है वो जुड़ी है उनके साथ, तब आई विल से बीइंग एन एनालिस्ट कि हाँ शी इज ऑन द राइट ट्रैक। अभी तो उनके लिए बहुत अपहिल टास्क हैं, अपहिल चैलेंजेस हैं, और वो इसलिए भी ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस हैं कि पैरेलल शौकत बसरा साहब और PTI वाले एक अपना इजलास बुला के अपना CM बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने इसका बॉयकॉट किया, वो कि आई थिंक इट वाज नॉट अ राइट मूव, क्योंकि आपने उन्हें फ्री ग्राउंड दे दिया, एटलीस्ट कंटेस्ट आप करते। इतना बड़ा मैंडेट लेके, चाहे वो धांधली के साथ आए हों या बगैर धांधली के आए हों, अगर 100+ लोग किसी भी असेंबली में मौजूद हों तो वो सर दर्द का बायस बनते हैं, वो असेंबली का कारोबार चलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। मरियम उसे कैसे डील करेंगी, ये भी एक इम्तिहान होगा। और अहम बात एक और ये भी है कि बीबी शहीद की तरह क्या मरियम नवाज को भी तमाम अंकल से जान छुड़ाने की इजाजत होगी? क्या मरियम नवाज एक नई टीम बिल्ड कर पाएंगी? सर वी कम बैक टू दैट पॉइंट। मारिया साहिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं यहाँ, और वुड यू लाइक टू? नहीं, मैं थोड़ा सा, जैसे जामी साहब ने कहा ना कि मरियम नवाज साहिबा को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी देखनी होगी, गवर्नेंस भी देखनी होगी। हम, मेरा ख्याल है, मेरा इससे डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब लाहौर में बैठे हैं। सो जो गवर्नेंस के मामला तो शायद मरियम नवाज साहिबा आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, उनको ग्रिप आ जाए, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और अभी नून लीग की सियासत नवाज शरीफ साहब देखेंगे तो उनको वहां पे उनकी मदद भी मौजूद है और उनका तजर्बा भी मौजूद होगा। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। बिल्कुल सही जी। जुबैरी साहब, सर आरिफ अलवी साहब का उस वक्त आप जिक्र भी कर रहे थे, सर बहुत तनकीद आरिफ अलवी साहब पे पहले भी हो चुकी है, जब उन्होंने तब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उनके कहने पे असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। अब दोबारा वो हो रही है कि एक सदर के ओहदे की बजाय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव नजर आ रहा, तब भी आया और अब दोबारा आ रहा है, जो ये उन्होंने सवाल उठा के इजलास नहीं बुलाया। आपने सुना, हमने साउंड बाइट भी चलाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो एक रहनुमा ने यहाँ तक कहा कि ये तो आप आइन शिकनी कर रहे हैं। जो भी वकील हो जो बात कर रहे हैं और जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने आइन को पढ़ा नहीं। अगर मैं रिक्वेस्ट है कि आइन को पढ़ लें। देखिए, प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट को समन करने का जो इख्तियार होता है वो आर्टिकल 54 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट समन करेगा सेनेट का इजलास, नेशनल असेंबली का और जॉइंट सेशन, ये उसकी इख्तियार होता है अंडर द पार्ट। लेकिन लोग अगर आर्टिकल 91(2) को पढ़ ले तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इलेक्शन के बाद असेंबली जो होगी वो 21वें दिन मिलेगी। आर्ग्यूमेंट यही हुआ था, कश्मीर के डिसीजन है कश्मीर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर लिखा था कि जी सदर ने नहीं बुलाया, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब था वो गलत हुआ था। कश्मीर के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नहीं, यहाँ जो 21 दिन की बात हो रही है, चाहे प्रोविंस हो या उसमें हो, उनका भी हमारे आर्टिकल सिमिलर है, उनके 1974 का उनका आईन है, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर का, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वो 54 में अलग सिचुएशन है और जो 91(2) में है इसमें ऑटोमेटिकली बनेगी। तो सदर अगर नहीं भी बुलाता तो 21वें दिन, यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्पीकर बुला लेगा, स्पीकर की तो कोई सवाब दी ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ 21वें दिन ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट मिलेगी, चाहे वो सदर बुलाए या ना बुलाए। तो उन पर तनकीद करना मेरे ख्याल से सही नहीं है इस वक्त। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली का इजलास होगा, नेशनल असेंबली का इजलास होगा जब नेशनल असेंबली पूरी मुकम्मल होगी। यहाँ नेशनल असेंबली मुकम्मल ही नहीं हुई है, तो अब ये 21वें दिन आ तो जाएंगे, लेकिन इजलास में क्या पूरी नेशनल असेंबली को, कोई नेशनल असेंबली का इजलास होना है और नेशनल असेंबली अभी रिजर्व सीट्स के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। तो ये सारा इशू है। तो मेरे ख्याल से सदर को तनकीद बना के वो PTI के हैं या नहीं है, ये मैं समझता हूँ ये बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, जजमेंट देख लें तो हो सकता है। बिल्कुल सही। जामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर फरमाएं। जी, मैं जुबैरी साहब चूंकि एक बड़े कानूनी माहिर है, मैं चाह रहा था कि हम सब की वो मजीद रहनुमाई कर दें। क्या वो आज़ाद कश्मीर के जो आइन का हवाला दे रहे थे उसका इत्तलाक क्या हमारे यहाँ भी होगा? और दो छोटे छोटे सवाल और हैं। सदर ममलिकत अगर वाकई इस मामले पर इंतहाई संजीदा थे
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 186 वाले मामले पे क्यों नहीं रहनुमाई तलब की कि देखिए जी ईवान मुकम्मल नहीं है, एक बड़ी पार्टी के साथ रिजर्व सीटें नहीं एलोकेट की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो इस सिलसिले में मुझे आपकी रहनुमाई दरकार है कि आप क्या किया जाए, क्योंकि फला फला आर्टिकल आगे खामोश है, तो ये भी वो कर सकते थे अगर वो संजीदा थे। और तीसरी बात ये कि जो अगर यही मंतक दुरुस्त हो कि जी रिजर्व सीटें नहीं मिली या ईवान मुकम्मल नहीं है, तो बिल फर्ज अगर ईवान मुकम्मल भी होता और कोई 2 सीटें या 2 जो नशिस्तें हैं वहां पे बवजूद किसी के इंतकाल के वो ना आ सकती ईवान में, तो फिर भी क्या इस मंतक का इतलाक होगा? जी जुबैरी साहब फरमाएं सर, आपने सवाल सुन लिया। तीनों सवाल बड़े अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू जामी साहब। देखिए एक जो आप कह रहे हैं रेफरेंस जो भेजा जाता है 186 में, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे भेजते हैं। सदर के पास पावर ही नहीं है कि वो रेफरेंस भेज दे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करनी होती है। यहाँ काकड़ साहब मौजूद हैं, उन्होंने कोई एडवाइस नहीं की, तो सदर के पास उसका कोई इख्तियार नहीं है कि खुद वो एक रेफरेंस भेज दे, नंबर 1। दूसरी बात जो आपने रिजर्व सीट जो आप क्या फरमाते हैं कि इंतकाल हो गया, वो एक स्पेशल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप देखिए कुछ हल्कों में इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों का इंतकाल हो गया, तो इलेक्शन वहां नहीं हुआ, वो इलेक्शन बाद में होगा, उसके नहीं। मैं बात कर रहा हूं रिजर्व सीट्स का एक प्रोविजन है, आपको मुकम्मल करनी है पार्लियामेंट, कुछ सीटें तो नहीं होंगी अब, लेकिन देखिए पार्लियामेंट में अभी कोई मेंबर ही नहीं है। आर्टिकल 65 है आपका, कहता है, और ये रूल 6 है आपके नेशनल असेंबली रूल्स, अगर आप देख लें उसके अंदर लिखना होता है कि आप मेंबर ही नहीं कहलाने के लायक हों जब तक आप ओथ ना ले लें शेड्यूल 3 के तहत। तो अभी तो आपकी पार्लियामेंट में ओथ ही नहीं हुआ, उससे पहले ना वोट कर सकते हैं ना कुछ, तो आपको ओथ लेना जरूरी होता है। तो ये जो इंतकाल हो जाता है वो चीजें अलग होती हैं, उसमें तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर प्रोविजन है कि उस हल्के का इलेक्शन जो है सस्पेंड हो जाएगा, वो बाद में होगा। लेकिन यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपके पार्लियामेंट में 336 लोग होंगे, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, और कुछ सीटें वो फाटा की जो अब इसमें जम हो गई हैं, 326 ये हुई, और 10 आपकी माइनॉरिटी की, क्योंकि तो 266 होती हैं, 60 सीट्स होती हैं खवातीन की, और 10 सीटें होती हैं माइनॉरिटी की, तो ये 70 सीट्स होती हैं, तो 266 प्लस 70 336 बनता है। तो ये जब तक मुकम्मल नहीं होगी तो पार्लियामेंट में ये कह देना कि जी आप ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, और यही प्रोविंशियल असेंबली में भी होता है, लेकिन वहां आप देखिए तो दोनों में तीसरी बात जो आपने कही, ठीक है, कश्मीर का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हम पाकिस्तान में लागू नहीं होता, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आइडेंटिकल में, मैं एक इंटरप्रिटेशन की बात कर रही थी कि एक कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनका यूज था कि 21वें दिन आपको ऑटोमेटिकली आपकी असेंबली को मिलना है। पार्लियामेंट सदर को समझ करने की जो पावर है वो 21 दिन से पहले चाहे 15 दिन में बुला ले, वो उनके पास इख्तियार है। आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 में। सर माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट एक ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अजमल जामी साहब से और मारिया मेमन साहिबा से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो हुकूमत साजी का फेज़ शुरू हो गया है। जामी साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, वफाक में शहबाज शरीफ साहब विल बी फॉर्मिंग हिज कैबिनेट अलोन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी एक उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जी कोई ये शिकायत ना कर सके कि हम डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी और बहुत प्रेशर्स थे इत्तेहादियों के। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब ना वफाक में काबीना में होने से प्रेशर्स कम होंगे शहबाज शरीफ साहब पे? उनके लिए परफॉर्म करना, डिलीवर करना आसान रहेगा? एक तरफ तो ये आसान रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल होगा कि इत्तेहादी अगर आपके साथ नहीं है तो उनका अदम एतमाद जाहिर होगा, और वो जो अप्रोच जिसका आपने जिक्र किया अपने इस तज्जिए में, उसका इजहार होगा। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी दूरअंदेश सोच थी आसिफ अली जरदारी साहब की कि आइनी ओहदे तो ले लें, सूबों में हुकूमत तो बना लें, लेकिन विफाकी काबीना का हिस्सा ना बना जाए। जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसमें सबसे बेहतर हिकमत अमली थी जरदारी साहब की, लेकिन वो देखेंगे 6 माह साल के सूरत हाल जाती किस जानिब है। अगर तो इस सिस्टम को रियासत की मदद से इस्तेहकाम मिला और ये शहबाज सरकार कुछ अपने पाँव पर खड़ी होती हुई दिखाई दी, तो आई वाउच फॉर दैट कि जरदारी साहब एंड पीपल्स पार्टी विल बी द पार्ट ऑफ द कैबिनेट इन द सेकंड फेज। बिल्कुल सही। मारिया साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा से कितने वफाक के आपको मसले आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं? लोग तो अभी से गवर्नर्स रूल की भी बात कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में
इस्तेकाम कैसे आएगा, कितनी देर होगा, कितना देर पा होगा वो इस्तेकाम, ये सारे फैसले मुक्तदरा ने करने हैं। देखिए, आपने पंजाब असेंबली, केपी के असेंबली के जो इलेक्शंस थे उनको इंडेफिनेटली आगे कर दिया, आपने वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाए। आपने विफाक की हुकूमत के इलेक्शंस को आगे किया, वक्त पे इलेक्शंस नहीं करवाए। जब इकट्ठे इलेक्शन करवा लिए तो उसके बाद जो अवाम का फैसला आया है अब उसको आगे लेके चलना। एक सियासी जमात है जिनकी आपने मिडिल टियर की सारी क्यादत उड़ा दी, जो अपर टियर था उनकी जो क्यादत क्या, यानी कि इमरान खान साहब उनको जेल में डाल दिया, उनसे सियासी तौर पे बल्ले का निशान भी ले लिया। उनके लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनकी कागजात जब उन्होंने नॉमिनेट कराए अपने आप को तो उनसे बर्खास्तियाँ भी हुई। सब कुछ होने के बाद अब क्या करें, लोगों ने निकल के 8 फरवरी को उनको वोट डाल दिया। अब उनके पास हैं, साइजेबल चंक है, वो कहते हैं हमारा इनसे ज्यादा हिस्सा है। वो भी एक क्राइसिस है उसको, लेकिन बहरहाल चलें, उसको अब एड्रेस जिस तरह से करना है ट्रिब्यूनल्स ने, वो अपनी जगह होगा मामला। तो अब लोगों ने वोट डाल दिए, अब आपको इस निजाम में उनकी जगह निकालनी होगी। अब अगर आप चाहें कि उनको हम मुंतखबी जो नशिस्तें हैं मखसूस से ना दें, ये क्राइसिस खड़ा रखें, इस मुंतखब जो नशिस्तों के तनासुब के साथ जो ये मखसूस नशिस्तें आनी अगर ये नहीं होंगी तो सदर का इंतखाब इससे अफेक्ट होगा, सेनेट का इंतखाब इससे अफेक्ट होगा, निज़ाम के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। आपको इस प्रेशर को कूल डाउन करना है, आपको जिनको जो जितना मैंडेट मिला है उन मैंडेट को जगह देनी पड़ेगी। उसके बावजूद उसके बजाय ये सिस्टम चल नहीं सकता है। तो अगर कोई समझता है कि एक पार्टी को भी दीवार से लगा के उनको जायज तरीके से इस पूरे निजाम में एडजस्ट ना करके उनके लिए स्पेस ना बनाई जाए, उनके सियासी मुकदमात खत्म ना किए जाए, उनको सियासत करने का मौका ना दिया जाए, उनको पार्लियामानी प्रोसेस में हिस्सा लेने का भरपूर हिस्सा ना दिया जाए, उसके बावजूद कोई इस्तेकाम आएगा और वो हुकूमत चलेगी, तो मुझे तो लगता है दिखाई नहीं दे रहा। इंटेंट की बात सिर्फ किसी ने कहीं बैठ के ये तय करना है कि हमने इस मुल्क को आगे चलाना है। बिल्कुल ठीक। मारिया साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं जामी साहब से भी बहुत जल्दी से पूछ लूं। जी जामी साहब, सर ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में आपको कोई इख्तलाफात नजर आ रहे हैं सर आने वाले दिनों में? ये बस राम कहानियां थी सियासी राहदारियों की, ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर से सारे एक ही होते हैं, अपने जाती और पार्टी के मफादात के लिए एक होते हैं। जो पेशावर और केपीके की आप बात कर रही हैं वो बड़ी संजीदा बात है। वो इसलिए संजीदा है कि हमारे यहाँ पंजाब में हाफिज फरद हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आप देखें ना, उन पे अनगिनत मुकदमात थे, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंडेट केपीके के पास किया, वहां पे पीटीआई का वज़ीर आला आ रहा है, तो वो पंजाब असेंबली के इजलास में पहुंचे। कैसे पहुंचे? पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत ली, जमानत लेने के बाद वो यहाँ पहुंच गए। तो अब हर वो शख्स जो जेर अताब होगा उसकी आमाजगाह होगी केपी के सरकार, शाही मेहमान होगा वहां का। तो स्टेट के अंदर एक पैरेलल सिस्टम हमें नजर आएगा, जो कि ऑब्वियसली जो अथॉरिटी है स्टेट की, या ऑब्वियसली जो सरकार विफाकी है उसकी जो मशीनरी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठेगा। और बिल्कुल आप एक फरीक जिसको वोट दिए गए उसको दीवार पे लगा के ये सिस्टम में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन मुझे ये भी यहाँ कहने दीजिए कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जिस फरीक के पास मैंडेट आया उसे गले लगाया जाए, उसे उसका हिस्सा दिया जाए। उस फरीक पे भी लाजिम है, मेरी मुराद इमरान खान साहब है, उन पे भी लाजिम है कि जब उनको इतना मैंडेट मिला, उनके हक में लोगों ने वोट डाला, उनकी हवा बनी, उनके ऊपर भी लाजिम है कि वो भी अपनी हटदर्मी से एक कदम पीछे हटें। ये तमाम लोग एक कदम पीछे हटेंगे तो मिल बैठने की राह निकलेगी, अदरवाइज स्टैंड स्टिल। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।